जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का इवेंट प्लान हो रहा है। हाँ। सब कुछ तय हो चुका है, गेस्ट लिस्ट बिल्कुल तैयार है और जगह भी फाइनल है। लेकिन ठीक इवेंट से कुछ दिन पहले उस शहर में एक भयंकर महामारी फैल जाती है। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। और रातों रात पूरा का पूरा वेन्यू शिफ्ट करना पड़ता है, वो भी एक नए शहर में। हाँ, आज के समय में किसी स्टार्टअप या कंपनी के लिए ये बहुत डरावना होगा, है ना। लेकिन आज से 100 साल से भी पहले भारत की दिशा बदलने वाले एक संगठन के बिल्कुल पहले दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। सही बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोतों की गहराई में जा रहे हैं। और हमारा मकसद आज सिर्फ तारीखें रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, इतिहास को अगर हम सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट मान लेंगे तो हम असल कहानी से बहुत दूर रह जाएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। असली मजा तो ये समझने में है कि कोई घटना आखिर क्यों और कैसे हुई। आज हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक के उस सफ़र की परतें खोलेंगे जो विरोधाभासों और इंसानी जज्बे से भरा हुआ है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। वापस उसी लॉन्च इवेंट पर चलते हैं। साल था 1885। जी। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होने वाला था। लेकिन वहां प्लेग फैलने की वजह से इसे बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। बिल्कुल। और वहां सिर्फ 72 लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छा, सिर्फ 72? हाँ, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और ये सब ज्यादातर वकील, पत्रकार और काफी पढ़े लिखे लोग थे। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। संगठन ने अभी अपना काम शुरू ही किया था। हाँ। और उसी समय महान लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन लोगों को सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञ कह गया। हाँ, उन्होंने ऐसे ही कहा था। इतनी कड़वाहट क्यों? मतलब अभी तो इन्होंने कुछ खास किया भी नहीं था। देखिए, कड़वाहट इसलिए थी क्योंकि उस समय कांग्रेस का जो स्वरूप था वो भारत की आम जनता से बहुत दूर था। अच्छा। बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे विचारकों को ये बात खटक रही थी कि ये 72 लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के ही तौर तरीके अपना रहे हैं। मतलब एक एलीट ग्रुप की तरह। बिल्कुल। और ये लोग ब्रिटिश सरकार को बड़े ही अदब से याचिकाएं या पिटिशंस भेज रहे थे, जबकि जमीनी हकीकत ये थी कि किसान और आम आदमी भूखा मर रहा था। तो कई लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक एलीट क्लब है। हाँ, जो अंग्रेजों के करीब जाकर सत्ता में अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मांग रहा है, न कि भारत की असली आजादी की बात कर रहा है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा क्लास डिवाइड था। बिल्कुल था। लेकिन इसी एलीट क्लब में कुछ ऐसे लोग भी तो थे जो एक बहुत ही मजबूत और मैं कहूंगी खतरनाक बौद्धिक नींव तैयार कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी का ही उदाहरण ले लीजिए। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीत जाता है, और वो भी लिबरल पार्टी के टिकट पर। अंग्रेजों के अपने ही घर में जाके चुनाव जीतना, ये तो बहुत बड़ी बात है। यही तो नौरोजी की कूटनीति थी। वो समझ गए थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए उनकी ही व्यवस्था को अंदर से समझना होगा। सही बात है। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान चुनाव जीतना नहीं था। उनका सबसे बड़ा हथियार थी उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बिल्कुल। हाँ, और इसी किताब में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। लेकिन एक सवाल है। पूछिए। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ असल में काम कैसे करता था? क्या अंग्रेज सीधे तौर पर खजाने से सोना चांदी चुरा रहे थे? नहीं नहीं, ये कोई डकैती नहीं थी। ये एक बहुत ही शातिर इकोनॉमिक सिस्टम था। अच्छा, तो कैसे होता था ये? इसे ऐसे समझिए, ब्रिटिश सरकार भारतीय किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूलती थी। ठीक है। अब कायदे से वो टैक्स का पैसा भारत के विकास में लगना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। लेकिन अंग्रेज उसी भारतीय टैक्स के पैसे से भारतीय बाजार से ही कच्चा माल और सामान खरीदते थे और उसे ब्रिटेन भेज देते थे। अरे बाप रे, मतलब हम अपना ही सामान उन्हें दे रहे थे और पैसा भी हमारा इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल, भारत का पैसा भारत का ही खून चूसने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये तो एक तरह का लीगल स्कैम था। और नौरोजी ने गणित और अर्थशास्त्र के जरिए साबित कर दिया कि अंग्रेज भारत को किस तरह खोखला कर रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन दादा भाई जहां अर्थशास्त्र और आंकड़ों से लड़ रहे थे, वही बाल गंगाधर तिलक का तरीका एकदम अलग था। बिल्कुल अलग। 1893 में तिलक ने गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। जी। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बात आती है। बताइए। क्या तिलक इन सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों का इस्तेमाल जानबूझकर अंग्रेजों की पाबंदियों से बचने के लिए कर रहे थे? बिल्कुल। आप अंग्रेजों के नजरिए से सोचिए। हाँ,
अगर भारतीय लोग किसी मैदान में राजनीतिक रैली करने के लिए इकट्ठा होते तो ब्रिटिश पुलिस तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लेती। हाँ, वो तो पक्का था। लेकिन तिलक बहुत व्यवहारिक थे। उन्होंने देखा कि नौरोजी की भारी भरकम किताबें आम अनपढ़ किसान को समझ नहीं आएंगी। सही कहा। जनता को जोड़ने के लिए भावनाओं की जरूरत थी। तो उन्होंने भगवान गणेश और वीर शिवाजी का सहारा लिया। जी, क्योंकि अंग्रेज एक धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव पर लाठीचार्ज करने से डरते थे। अच्छा, उन्हें डर था। हाँ, उन्हें पता था कि अगर धर्म पर सीधा हमला किया तो 1857 जैसी क्रांति फिर भड़क सकती है। अरे वाह, क्या रणनीति थी। तिलक में इन उत्सवों के पंडालों को राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना दिया। लोग पूजा के बहाने आते थे और आजादी की बातें सुनकर घर जाते थे। और इसी चतुराई के कारण ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बिल्कुल, अंग्रेज समझ गए थे कि ये व्यक्ति जनता की नब्ज पकड़ चुका है। और जब आम जनता में ये राष्ट्रवाद की आग फैलने लगी तो अंग्रेजों ने घबराकर 1905 में अपना सबसे बड़ा कार्ड खेला, बंगाल का विभाजन। हाँ, तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी। जी, उन्होंने दुनिया से कहा कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे बांटा जा रहा है। जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। तो असली वजह क्या थी? असली वजह ये थी कि बंगाल उस समय भारतीय बुद्धिमत्ता, साहित्य और राष्ट्रवाद का ब्रेन था। कर्जन इस ब्रेन को काटना चाहता था। उसने हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग करके भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोने की कोशिश की। लेकिन उनका ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। हाँ, लोग सड़कों पर उतर आए थे और विदेशी कपड़ों की होली जलाने लगे। अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही आक्रामक इकोनॉमिक ट्रेड वॉर या मेक इन इंडिया का शुरुआती रूप था। एकदम सही तुलना है। लोगों ने सीधा कह दिया कि हम अंग्रेजों का बनाया हुआ एक सूत भी नहीं खरीदेंगे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार किया था। हाँ, और इसका भावनात्मक पहलू भी उतना ही मजबूत था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जी, 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन विभाजन लागू हुआ, पूरे बंगाल में कोई चूल्हा नहीं जला। उसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हाँ, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, ये बताने के लिए कि तुम हमें नक्शे पर बांट सकते हो लेकिन हमारे दिलों को नहीं। क्या बात है। लेकिन क्या सच में अंग्रेज नाकाम हो गए थे? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो 1906 में ही ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। हाँ, ये भी है। तो अंग्रेज कहीं न कहीं अपनी बांटो और राज करो की नीति में सफल तो हो रहे थे। देखिए, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अंग्रेज ये भली भांति समझ चुके थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहे तो उन पर राज करना नामुमकिन है। उन्होंने मुसलमानों के एक एलीट वर्ग को ये डर दिखाया कि कांग्रेस तो सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं की पार्टी है। अच्छा, तो डर का खेल था। हाँ, उन्होंने कहा कि कल को अगर आजादी मिली तो तुम तो अल्पसंख्यक बनकर रह जाओगे। और इसी डर का नतीजा था 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग। बिल्कुल सही। रुकिए, ये पृथक निर्वाचन मंडल का कॉन्सेप्ट थोड़ा उलझा हुआ है। ये आम चुनाव से कैसे अलग था? इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। हाँ, बताइए। आज अगर आपके इलाके में चुनाव होता है तो चाहे उम्मीदवार हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, सभी लोग वोट डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब था कि अगर किसी सीट से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा है तो उसे वोट भी सिर्फ मुस्लिम वोटर ही दे सकते हैं। अरे, हिंदू वोटर उसे वोट नहीं दे सकते। बाप रे, ये तो सीधे सीधे समाज को 2 टुकड़ों में फाड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि नेता को सिर्फ अपने धर्म के लोगों की परवाह करनी है, बाकी समाज से उसे कोई मतलब ही नहीं। सही पकड़ा आपने। और अंग्रेजों ने खुशी खुशी ये मांग मान ली। जाहिर सी बात है, उनका तो फायदा था इसमें। इसी एक फैसले ने भारत की राजनीति में धर्म के आधार पर एक ऐसी खाई खोद दी जिसका अंत भारत के विभाजन में जाकर हुआ। बहुत दुखद है ये। लेकिन ये सब तो देश के अंदर चल रहा था। जी। देश के बाहर भी तो हलचल मची थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना गदर पार्टी बना रहे थे। हाँ, गदर आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था।
फिर 1914 का कामागाटामारू प्रकरण हुआ, जहां कनाडा सरकार ने भारतीयों से भरे एक जहाज को घुसने नहीं दिया, जिससे बहुत भारी आक्रोश पैदा हुआ। बिल्कुल। मतलब एक तरफ कांग्रेस की राजनीति, दूसरी तरफ स्वदेशी जैसा जन आंदोलन, और तीसरी तरफ गदर पार्टी जो हथियारों के दम पर अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहती थी। ऊर्जा बहुत थी उस समय। हाँ, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ था। और यही जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो इन सारी बिखरी हुई ऊर्जाओं को एक दिशा दे सके। एक ऐसा नेता जो गांव के किसान से लेकर शहर के वकील तक सबको एक साथ खड़ा कर सके। और यही एंट्री होती है मोहनदास करमचंद गांधी की। जी हाँ। 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जो व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंच बजाने वाला था, उसे भारत लौटने पर अंग्रेजों ने कैसर-ए-हिंद का मेडल दिया। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। मुझे ये बात हमेशा बहुत अटपटी लगती है। जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसे अंग्रेज सम्मानित क्यों कर रहे थे? क्योंकि देखिए, गांधी जी शुरुआत से ही अंग्रेजों के दुश्मन नहीं थे। अच्छा। जब वे 1915 में भारत आए तो उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य मूल रूप से न्यायप्रिय है। उन्हें अंग्रेजों पर भरोसा था। हाँ, उन्हें लगता था कि अगर अंग्रेजों को भारतीयों की असली तकलीफों का पता चले तो वो जरूर सुधार करेंगे। ओके। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद भी की थी, इसीलिए उन्हें वो उपाधि मिली थी। गांधी जी रातों रात विद्रोही नहीं बने थे। ये दिलचस्प है। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले में भी उनसे कहा था कि भारत लौटते ही सीधे राजनीति में मत कूद पड़ना। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि पहले पूरे भारत का भ्रमण करो, उसे समझो। गांधी ने ऐसा ही किया। उन्होंने जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। हाँ, उस किताब का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था, जिसने उन्हें सिखाया कि एक नाई के काम की कीमत भी एक वकील के काम जितनी ही है। इसी श्रम की गरिमा को उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में लागू किया। और फिर उन्होंने अपनी तकनीकों को छोटे स्तर पर आजमाना शुरू किया। जैसे कि चंपारण। हाँ, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जहां किसान नील की खेती करने को मजबूर थे। जी। फिर 1917-18 में खेड़ा का किसान आंदोलन और अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। ये तीनों गांधी जी के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड थे। लेकिन सत्याग्रह सिर्फ धरने पे बैठना तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस या महज शांतिपूर्ण विरोध से अलग कैसे था? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। मैं सुनना चाहूंगी। शांतिपूर्ण विरोध में आप सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं क्योंकि शायद आपके पास लड़ने की ताकत नहीं है। ठीक है। लेकिन सत्याग्रह एक सक्रिय हथियार है। इसमें आप जानबूझकर दमन सहते हैं, बिना पलटे वार किए। जानबूझकर। हाँ, गांधी जी का मानना था कि जब एक निहत्थे व्यक्ति पर पुलिस लाठी बरसाती है और वो व्यक्ति बिना उफ किए वो लाठी खाता है, तो वो क्रूरता करने वाले की आत्मा को झकझोर देता है। मतलब वो अंग्रेजों को उन्हीं की क्रूरता का आईना दिखा रहे थे। बिल्कुल। और इन छोटे आंदोलनों में ये तकनीक सफल रही। भारत की जनता बिना हिंसा किए दमन सहने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों के सहयोगी रहे गांधी अचानक उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए? ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया? वो टर्निंग पॉइंट था 1919 का रॉलेट एक्ट। ओहो, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा था। जी हाँ, ये कानून सिडनी रॉलेट की सिफारिशों पर बना था। और ये इतना खतरनाक क्यों था? इसके तहत ब्रिटिश पुलिस किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी। मतलब कोई सबूत नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। उस समय का वो मशहूर नारा था, न कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं। एकदम सही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटेन, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और न्याय का रक्षक मानता था, वो भारत में इतना भयानक और तानाशाही कानून क्यों ला रहा था? देखिए, इसका एक ही जवाब है, खौफ। अंग्रेज डरे हुए थे। बहुत ज्यादा। वे गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते जन आंदोलनों से बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वो लोगों को बिना कारण जेल में डालने का खौफ पैदा करेंगे तो लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। बिल्कुल। हाँ, इस एक काले कानून ने भारत के हर वर्ग को, चाहे वो गरम दल वाले हों, नरम दल वाले हों, किसान हों या मजदूर, सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और इस गुस्से को दिशा दी गांधी जी ने। जी। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार था जब पूरा का पूरा देश एक साथ थम गया था। हाँ, दुकानें बंद, काम बंद, सब कुछ रुक गया। और अंग्रेजों ने घबराहट में गांधी जी को पंजाब जाने से रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल।
इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी थी कि अब कांग्रेस सिर्फ वकीलों का डिबेटिंग क्लब नहीं रह गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यह आम आदमी की सड़कों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई बन चुकी थी। और ये बदलाव हमें 1930 और 1940 के दशक के कांग्रेस अधिवेशनों में बिल्कुल साफ नजर आता है। अब लड़ाई सिर्फ रियायतों की नहीं थी, अब लड़ाई पूर्ण स्वराज की थी और आजाद भारत कैसा होगा इसकी रूपरेखा तैयार करने की थी। हाँ, अगर हम सीधे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की बात करें, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, जी, वहां राष्ट्रीय नियोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। बिल्कुल। मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि अभी हमें आज़ादी मिली भी नहीं थी, अंग्रेज अभी भी हम पर राज कर रहे थे और हमारे नेता ये प्लान कर रहे थे कि आज़ाद होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, उद्योग कैसे लगेंगे। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन अब कितना परिपक्व हो चुका था। हाँ, माइंडसेट बदल चुका था। वे सिर्फ आजादी मांग नहीं रहे थे, वो सत्ता संभालने की पूरी मानसिक तैयारी कर चुके थे। लेकिन ये दौर बहुत भारी वैचारिक टकराव का भी था। अरे हाँ, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये तो इतिहास के सबसे बड़े ड्रामा में से एक है। बिल्कुल है। सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी इस नतीजे से खुश नहीं थे। हाँ, वहाँ बहुत मतभेद थे। बात इतनी बिगड़ जाती है कि बोस को इस्तीफा देना पड़ता है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं। जी। आजादी से ठीक पहले हमारे दो सबसे बड़े नेताओं के बीच इतना भारी टकराव, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके थे। लक्ष्य एक ही था, आजादी, लेकिन तरीका अलग था। बिल्कुल। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। बोस का मानना था कि अंग्रेज इस समय युद्ध में फंसे हुए हैं और कमजोर हैं, तो यही सही समय है उन पर कड़ा प्रहार करने का। हाँ, लेकिन गांधी जी का मानना था कि एक फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे अंग्रेजों की कमजोरी का फायदा उठाना नैतिक रूप से सही नहीं है। अच्छा, नैतिकता का सवाल था। और वो बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन के पक्ष में थे। ये दो महानायकों की रणनीतियों का सीधा टकराव था। इसके बाद के साल तो और भी उथल-पुथल भरे रहे। बहुत ज्यादा। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। जी। और द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अगले 6 साल तक कोई अधिवेशन हो ही नहीं पाया। हाँ, मौलाना आजाद ने लगातार 6 सालों तक उस भीषण संकट के दौरान कांग्रेस का नेतृत्व किया। और फिर आखिरकार 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ, जहां आचार्य जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष बने। बिल्कुल। और इन्हीं के समय में भारत को आजादी मिली। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये सफर सच में अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल लगता है। 1885 में बॉम्बे के एक हॉल में बैठे 72 लोग जो अंग्रेजों को शिकायती चिट्ठियां लिख रहे थे, वहां से शुरू होकर ये सफर लाखों लोगों की हड़तालों, लाठियों, स्वदेशी के नारों और अंततः एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। क्या कमाल की बात है। हमने शुरुआत की थी उन लोगों से जिन्हें सत्ता का भूखा कहा गया था। हाँ। फिर हमने देखा कैसे नौरोजी ने ब्रिटेन की संसद में बैठकर उन्हें अर्थशास्त्र का आईना दिखाया। हमने देखा कैसे तिलक ने गणेश उत्सव को आजादी का मंच बना दिया जी। और कैसे बंगाल के विभाजन ने पूरे देश को मेक इन इंडिया के शुरुआती रूप यानी स्वदेशी से जोड़ दिया। और फिर गांधी जी की एंट्री। हाँ, वो शर्मिला वकील जिसने सत्य और अहिंसा को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया और रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश को सड़कों पर ला दिया। देखिए, इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ होती है कि इतिहास कभी भी अचानक नहीं घटता। हर बड़ी क्रांति के पीछे दशकों की बौद्धिक तैयारी, छोटे छोटे प्रयोग और बहुत सारे वैचारिक मतभेद छुपे होते हैं। एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सभी एक बात पर विचार करें। हाँ, बताइए। हमने शुरुआत में बात की थी कि 1885 में पुणे में प्लेग फैलने के कारण पहला अधिवेशन बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। जी। जरा सोचिए, अगर पुणे में वो बीमारी नहीं फैली होती तो क्या कांग्रेस का शुरुआती रूप, उसमें शामिल होने वाले लोग और शायद संगठन का पूरा इतिहास कुछ और होता? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। या फिर अगर 1890 के दशक में ट्रेन में सफर करते हुए उस युवा वकील मोहनदास ने जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट नहीं पढ़ी होती, तो क्या सत्याग्रह का वो कॉन्सेप्ट कभी जन्म ले पाता जिसे हम आज जानते हैं? शायद नहीं। क्या भारत की आजादी की कहानी कुछ और ही होती? इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां
अक्सर उन छोटी छोटी घटनाओं और संयोगों की मोहताज होती हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। बटरफ्लाई इफेक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। क्या पता आज हमारे आसपास घट रही कोई बहुत ही मामूली सी लगने वाली घटना कल के इतिहास की कोई बहुत बड़ी कहानी लिख रही हो। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत सही बात है। तो इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।